गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं रेनू मैम। बेटा कल हमने पार्ट 9 पर्यावरण की सुरक्षा किया था। तो हमने उसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से पर्यावरण है वो एक शिक्षक के समान है। तो आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो चलो प्रश्न उत्तर है बेटा। सबसे पहले सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण करना देखते हैं। पर्यावरण, नर्म, अज्ञान, भीषण, तुल्य, रुष्ट, उद्देश्य, सुख, सुविधा। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है पर्यावरण किसके समान है। पर्यावरण किसके समान है? हमने पढ़ा था पाठ में कि पर्यावरण है वो शिक्षक के समान है। पर्यावरण किसके समान है? शिक्षक के समान है। दूसरा, पर्यावरण की तुलना किससे की गई है? पर्यावरण की तुलना किससे की गई है? तो पर्यावरण की तुलना स्वर्ग से की गई है। बताया ना कि पर्यावरण स्वर्ग तुल्य है। तो पर्यावरण की तुलना किससे की गई है बेटा? स्वर्ग से। विज्ञान हमें सुख सुविधाओं के साथ साथ क्या देता है? विज्ञान हमें सुख सुविधाओं के साथ में क्या देता है? तो विज्ञान हमें सुख सुविधाओं के साथ में भयंकर संकट या विपदाएं देता है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने से सबसे ज्यादा खतरा किस पर होता है? कि अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? तो मनुष्य को। अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा तो हमारे अस्तित्व पे खतरा होगा, तो सबसे ज्यादा मनुष्य को खतरा होगा। तो एक बार ये बेटा सारे उत्तर देख लो कि पहले में है शिक्षक के, दूसरा स्वर्ग से, तीसरा भयंकर संकट और चौथा है मनुष्य। आगे है सही विकल्प के प्रश्न में ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए? उद्दंड, अहंकारी या नर्म? कैसा होना चाहिए? नर्म। पर्यावरण से पूरा लाभ उठाने हेतु किसका बनाए रखना अनिवार्य है? पर्यावरण से पूरा लाभ उठाने हेतु किसका बनाए रखना आवश्यक अनिवार्य है? तो क्या आएगा? संतुलन का। विज्ञान लाभदायी सिद्ध होने के साथ साथ पहुंचाता है। कि विज्ञान लाभदायी होने के साथ साथ में हमें क्या पहुंचाता है? हानि। कवित्री ने पर्यावरण को माना है। कवित्री ने पर्यावरण को क्या माना है? स्वर्ग के तुल्य, नर्क के तुल्य, या फिर दोनों में से कोई नहीं। क्या माना है? स्वर्ग के तुल्य। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। कवित्री पर्यावरण को क्या मानने का अनुरोध करती है? क्या मानने का अनुरोध करती है? तो उत्तर आएगा कवित्री पर्यावरण को शिक्षक मानने का अनुरोध करती है कि हमें उसको शिक्षक मानने, उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्ति हेतु किस गुण की आवश्यकता होती है? कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? अभी पढ़ा था बेटा हमने कि शिक्षा गुण प्राप्ति हेतु नर्म होने की आवश्यकता है। कि कौन सा? कि जो नर्मता का स्वभाव है वो हमारे अंदर होना चाहिए। अपनी सुख सुविधा के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? अपनी सुख सुविधा के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाहिए। कि हमें अपनी सुख सुविधा के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो अपनी सुख सुविधा के लिए हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हमें पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाहिए। या आप ये भी लिख सकते हो कि हमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे है विज्ञान के प्रयोग के कितने पहलू हैं? विज्ञान के प्रयोग के कितने पहलू हैं? तो दो पहलू हैं। विज्ञान के प्रयोग के दो पहलू हैं। कौन कौन से दो हो गए? एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी जिसमें एक में अच्छे परिणाम हो, एक में बुरे। तो विज्ञान के कितने पहलू हैं? तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि विज्ञान के प्रयोग के दो पहलू होते हैं। आप लिख सकते हो एक अच्छा बुरा, या फिर एक सकारात्मक और नकारात्मक। पर्यावरण के प्रति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए पर्यावरण के प्रति? तो उत्तर है पर्यावरण के प्रति हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन कभी ना टूटे या बिगड़े। कि पर्यावरण का जो संतुलन है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन कभी ना टूटे, कभी ना बिगड़े। पर्यावरण असंतुलन से क्या हो सकता है? जब पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो क्या होगा? तो उत्तर आएगा पर्यावरण असंतुलन से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण के असंतुलन से हमारा अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक बार इसके उत्तर फिर से देख लीजिए। पहले में शिक्षक, दूसरा है शिक्षा प्राप्त हेतु नर्म होने की आवश्यकता है, तीसरे में होगा हमें पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाहिए, चौथा विज्ञान के दो पहलू हैं, पांचवा है आपका पर्यावरण का संतुलन कभी ना बिगड़े या टूटे, और छठे का आएगा पर्यावरण असंतुलन से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आगे है वातावरण से
लाभ उठाने हेतु उसे क्या मानना अनिवार्य है, कि वातावरण से लाभ उठाने हेतु क्या मानना आवश्यक है, तो वातावरण से लाभ उठाने हेतु हमें उसे शिक्षक मानना अनिवार्य है। यहाँ पर बेटा वातावरण का मतलब पर्यावरण को का ही पर्यायवाची वातावरण है, इसलिए कि वातावरण से लाभ उठाने हेतु उसे शिक्षक मानना अनिवार्य है। विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है, तो विज्ञान का सामान्य अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है, विशेष ज्ञान। विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग क्या प्रदान करता है, विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग भयंकर विपदाएं यानी संकट प्रदान करता है। विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग है वो भयंकर संकट या विपदाएं प्रदान करता है। पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है, पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है बेटा, कि उत्तर आएगा जब मनुष्य प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जब मनुष्य प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। कि जब हम प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाएंगे यानी पेड़ काटेंगे, पानी खराब करेंगे, तो क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। कवि किसके रुष्ट हो जाने की बात कर रहा है, कवि ने कविता में, कवित्री ने किसके रुष्ट होने की बात की है कविता में, तो कवित्री ने पर्यावरण के रुष्ट हो जाने की बात कर रहा है। कवि पर्यावरण के रुष्ट हो जाने की बात कर रहा है। आगे है, एक बार फिर से देख लो प्रश्न बेटा। वातावरण से लाभ उठाने हेतु उसे शिक्षक मानना। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान के नकारात्मक प्रयोग से भयंकर विपदाएं संकट आ सकती हैं। फिर जब मनुष्य प्रकृति का अत्यधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। और पांचवा इसमें लास्ट में आएगा आपका कि कवि पर्यावरण को रुष्ट हो जाने की बात कर रहा है। वैसे बेटा यहाँ पे कवयित्री आएगा, कवि नहीं, क्योंकि इसकी लेखिका है, तो यहाँ पे कवयित्री कर लेना बेटा। अगले है दीर्घ प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न, पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु क्या आवश्यक है, पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु क्या आवश्यक है, तो उत्तर आएगा पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु सबसे आवश्यक है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। कि पर्यावरण को अगर हमें शुद्ध रखना है तो सबसे जरूरी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो हमने पॉइंटों में करा इसका उत्तर कि पर्यावरण को शुद्ध रखने हेतु सबसे आवश्यक है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। दूसरा पॉइंट है शहरों और गांवों में वाहनों का प्रयोग कम से कम हो। शहरों व गांवों में वाहनों का प्रयोग कम से कम हो, क्योंकि गाड़ी में धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और जंगलों की कटाई के कारण कि जंगलों को काटकर हम वहाँ पर घर बना रहे हैं, तो ऐसे संतुलन बिगड़ रहा है। अतः इससे भी बचाव करना, कि जो कटाई है उसको भी रोकना। आगे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कि पानी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तथा नदियों तथा तालाबों का पानी साफ रखना, और नदी और तालाब है उनके पानी को साफ रखना चाहिए। पांचवा है पॉलीथीन से प्रदूषण फैलता है, अतः पॉलीथीन का उपयोग न करते हुए पेपर व कपड़े की थैली का उपयोग करना। तो इस तरह से हम पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, वाहनों का कम प्रयोग करके, जंगलों की कटाई को रोककर, पानी को साफ स्वच्छ रखकर और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करके हम पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे है पर्यावरण के असंतुलित होने का क्या हो सकता है, कि अगर पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तो है पर्यावरण के असंतुलित होने पर अनेक दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। इसमें पूछा है कि क्या होगा, लेकिन पर्यावरण अभी से असंतुलित हो रहा है तो इसके अनेक सामने आने लगे हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत में छिद्र, बाढ़, भूकंप, अम्ल वर्षा, नदियों का सूखना, फसल चक्र का प्रभावित होना तथा ग्लोबल वार्मिंग है। कि पर्यावरण के असंतुलित होने से ये सारे जो नुकसान है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मानव जीवन के कदम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा कदम नहीं उठाया तो हमारा अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें पर्यावरण को असंतुलित नहीं होने देना चाहिए। आगे है आपका लास्ट प्रश्न, इसमें विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग क्या प्रदान करता है, तो उत्तर है विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग भयंकर विपदाएं अर्थात संकट प्रदान करता है। विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी शक्तियों को जन्म भी दिया है जिससे पल भर में ही पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। कि विज्ञान का जो नकारात्मक प्रयोग है वो भयंकर है, अत्यधिक विनाशकारी है, क्योंकि विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी शक्तियों को भी जन्म दिया है जिससे पल भर में ही पूरी दुनिया को समाप्त हो सकती है। तो बेटा ये सभी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको नोटबुक में अच्छे से
सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करने हैं। थैंक यू। Good morning, 7th class student. As you know that chapter 6 is going on. Yesterday we have started exercise 6.3 and completed question number 1 and 2. So today we will start from question number 3. So let's start. Now question number 3 is subtract. Subtract करना इसमें भी हमें minus x square plus 7xy minus 3y square from 3x square plus 8xy minus 2y square. इसको हमें subtract करना है, तो कॉलम में हम इसको अरेंज करेंगे। कॉलम में अरेंज करने के बाद उसको हम subtract करेंगे। तो हम इस वाले एक्सप्रेशन में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ये एक्सप्रेशन हमारे पास नोट है, तो इसको हम राइट करते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 8xy माइनस 2y स्क्वेयर। अब लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आएगी, तो अब देखो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 7xy है प्लस 7xy और माइनस 3y स्क्वेयर। अब ये हमने कॉलम में अरेंज कर लिया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे साइन क्या हो चेंज हो जाएंगे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। तो यहाँ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये माइनस है प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस। तो इन जो हमारे सेकेंड एक्सप्रेशन है इसको हम कंसिडर करके चलेंगे कि 3y जो वो प्लस का है, 7xy वो हमारा माइनस है, और एक्स स्क्वेयर क्या है प्लस का है। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y स्क्वेयर और 3y स्क्वेयर का डिफरेंस क्या हो जाएगा y स्क्वेयर, और साइन किसका आएगा प्लस का आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर है, y स्क्वेयर प्लस 8xy माइनस 7xy, तो डिफरेंस हो जाएगा 1। सो हम इसको राइट करेंगे xy ओनली। एंड द नेक्स्ट इज 3x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर, 3 प्लस 1 4x स्क्वेयर। दिस इज अवर आंसर, 4x स्क्वेयर प्लस xy प्लस y स्क्वेयर। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, 3a स्क्वेयर प्लस 15b स्क्वेयर माइनस 7ab फ्रॉम 6a स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर प्लस 4ab। अब हमें इस एक्सप्रेशन में से अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो राइट करते कॉलम में अरेंज करेंगे हम इसको, 6a स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर प्लस 4ab हो जाएगा। अब इसको राइट करते हैं तो हमारे पास क्या है 3a स्क्वेयर प्लस 15b स्क्वेयर माइनस 7ab। अब मैंने बताया था जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब प्लस 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 हो जाएगा, 7 प्लस 4 11ab, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 8 23b स्क्वेयर, साइन हियर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, 6 माइनस 3 3a स्क्वेयर। दिस इज अवर आंसर, 3a स्क्वेयर माइनस 23b स्क्वेयर प्लस प्लस 11ab। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट दिस सम ऑफ x स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वेयर एंड माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस y स्क्वेयर फ्रॉम 8x स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वेयर। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एक्सप्रेशन का हमें सम करना है। तो चलो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इनका सम कर लेते हैं। x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर मीन्स माइनस 2x स्क्वेयर, तो हमारे पास इन दोनों का सम आ गया 2x स्क्वेयर, साइन माइनस का होगा। 4xy माइनस 2xy, 4 माइनस 2 2, सो प्लस 2xy, 3y स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर 4y स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा दोनों का सम हो गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन दोनों के सम को इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, मींस कि 8x स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वेयर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें से 8x स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वेयर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस का 2x स्क्वेयर है, 2x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वेयर। अब सब्ट्रैक्ट का हमारा रूल क्या था कि हम साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 लेस करेंगे 2y स्क्वेयर, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5xy, 8 प्लस 2 10x स्क्वेयर। दिस इज आवर आंसर, 10x स्क्वेयर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वेयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम दोनों का पहले सम किया है, सम करने के बाद हमने इस एक्सप्रेशन में से उनके सम को माइनस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
subtract the sum of 3ab minus 6b square and 5a square plus 2ab. इट मीन्स पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम. अब हम इनका सम करते हैं तो देखते क्या आता है. फ्रॉम माइनस 6ab प्लस 8a स्क्वायर एंड माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab में से, इस एक्सप्रेशन में से हमें इसको माइनस करना है. पहले हम इनका सम कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इनके सम को माइनस करेंगे. तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे. माइनस 6ab प्लस 8ab, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2ab. ठीक है. प्लस 8a स्क्वायर है और माइनस 4b, सब अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स है, तो इनको हम एज इट इज राइट करेंगे. प्लस 8a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. ये तो हमारा इन दोनों का सम आ गया है, इन दोनों एक्सप्रेशन का. अब इनमें से हमें इसको माइनस करना है, तो इनका भी हमें सम करके राइट करना है. तो क्या है, 3ab और प्लस 2ab, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ आ जाएगा 5ab माइनस 6b स्क्वायर और यहाँ 5a स्क्वायर. अनलाइक टर्म है तो सेपरेट सेपरेट राइट करेंगे. माइनस 6b स्क्वायर है तो b के नीचे ही आएगा 6b स्क्वायर. लाइक टर्म लाइक के नीचे राइट करेंगे. प्लस 5a स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. सबट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज. माइनस को कर देंगे हम प्लस, प्लस को करेंगे माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस. अब हम इसको कर देते हैं प्लस माइनस माइनस. 6 में से 4 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 8 में से 5 लेस करेंगे 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर. अब साइन किसका पुट करें, प्लस का. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 5 में से 2 लेस करेंगे 3ab और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया. स्पेस कम था इसलिए मैंने इसी में ही ऐड कर लिया है, फिर यहाँ पे सबट्रैक्ट किया है. आप लोग को अपनी नोटबुक में सेपरेटली इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर आपको सबट्रैक्ट करके इसको शो करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is, what should be added to 6m square plus 8mnp minus 3n square to obtain minus 7mn minus 8m square. कि हम इस एक्सप्रेशन के साथ मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट में मिले माइनस 7mn माइनस 8m स्क्वेयर. तो हम लेट करके चलते हैं, वो एक्सप्रेशन हमारा कोई एक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा. लेट द एक्सप्रेशन, वो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा. Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have read our third chapter, the Delhi Sultanate. Today we continue our class with Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388 CE. Firoz Shah Tughlaq became the Sultan in 1351 CE. कि फिरोज शाह तुगलक कब बने सुल्तान, कब शासक बने, क्योंकि अब तुगलक डायनेस्टी आ गई थी, खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई थी और तुगलक डायनेस्टी आ गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक शासक बन गए थे. बीइंग ए लर्न मैन, मतलब एक लर्न मैन यहाँ पे जानकारी या पढ़े लिखे आदमी की उससे हो रहा है कि जिसको बहुत सारी जानकारी थी. ही पैट्रोनाइज्ड मैनी स्कॉलर्स, वो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उनको उनका सम्मान करते थे, उनकी भक्ति करते थे. पैट्रोनाइज्ड वैसे तो भक्त होता है, मतलब देशभक्ति होती है, किसी के प्रति भक्ति भाव रखना, किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखना. तो वो बहुत सारे स्कॉलर्स के प्रति भक्ति रखते थे, श्रद्धा रखते थे, इंक्लूडिंग बरानी एंड शमस आई सिराज आफिफ. He also took up steps to bring about a reform in the administration so as to consolidate the Sultanate. और उन्होंने अपनी जो प्रशासन था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुधारने के लिए took up step, मतलब कि उन अपने प्रशासन के अंदर इस चीज़ को लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए. He is also famous for building the city of Firozabad in Delhi. और वो दिल्ली के अंदर जो फिरोजाबाद शहर है, उन मतलब कि जो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन दिल्ली कि वो फेमस हैं दिल्ली के फिरोजाबाद में जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनके लिए. ओके. नियरली 300 टाउन्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड न्यूमेरियस ओल्ड बिल्डिंग्स वर रिपेयर्ड. कि इनके टाइम में लगभग 300 टाउन्स बने और जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको रिपेयर किया गया.
The masses as well as the nobles were contented during फिरोज शाह's reign. कि बहुत सारे रईस लोग फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे. Many rebellions broke out after his death in 1388. और 1388 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारी क्रांतियाँ बाहर निकल के आई, मतलब बहुत सारी क्रांतियाँ होने लगी. Now you see the picture of फिरोज शाह तुगलक storm. This is फिरोज शाह तुगलक storm. फिरोज शाह ने बेटा ये फिरोज शाह मतलब कि ये गुम्बद है जो फिरोज शाह के द्वारा बनाया गया है. दिस मार्क द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. और ये अब मार्क हो गया था कि मतलब कि अब दिल्ली सल्तनत का पतन होना स्टार्ट हो गया था, कि उनके मरने के बाद जो बहुत सारी क्रांतियाँ स्टार्ट हुई थी उनके बाद क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अब पतन होगा. अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत की जो दिल्ली सल्तनत थी उसका प्रशासन कैसा था. द सुल्तान, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द एम्पायर वॉज दैट ऑफ द सुल्तान. कि दिल्ली सल्तनत के अंदर साम्राज्य में सुल्तान की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब की पोजीशन थी, क्योंकि सुल्तान ही हेड होता था. ही हैड मैनी नोबल्स एंड ऑफिसर्स अंडर हिम. उसके अंडर में बहुत सारे रईस और बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे. हु एडवाइज्ड हिम एंड कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स. कि जो उनको सलाह देते थे और उनके ऑर्डर मानते थे. द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एज वेल एज कमांडर इन चीफ वर ऑल्सो हेल्ड बाय द सुल्तान. और जो चीफ जस्टिस होता था, न्याय अधिकारी होता था, और जो चीफ इन कमांडर होते थे वो भी सुल्तान के द्वारा मतलब उनको सुल्तान वो भी सुल्तान की वहाँ पे होते थे. His major duties were to protect the kingdom from enemies and to maintain law and order in the kingdom. और इनका मुख्य काम क्या होता था कि जो साम्राज्य होता था उसको संभालना दुश्मनों से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. The idea that the Sultan was God's representative on earth was cemented during Balban's rule, which saw the introduction of many customs like सिजादा एंड पाइबोस. कि भगवान का दर्जा दिया जाता था सुल्तान को अर्थ के ऊपर. जैसे कि भगवान होते हैं तो उसी सेम दर्जा सुल्तान को अर्थ के ऊपर दिया जाता था. और ये कब से स्टार्ट हुआ, ये बलबन का साम्राज्य जब से आया तब से स्टार्ट हुआ था. और मतलब कि विच सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी कस्टम्स. कि बहुत सारे रीति रिवाजों का यहाँ पे उदय हो गया था. ये मतलब कि यहाँ पे उदय हुआ था लाइक सिजादा एंड पैबोस. ये कुछ कस्टम्स हैं, ये कुछ रीति रिवाज हैं जो ये लोग निभाते थे. सिजादा मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड एट द फीट ऑफ द सुल्तान, वाइल पैबोस वॉज द प्रैक्टिस ऑफ किसिंग द सुल्तान फीट. कि जो सिजादा होते थे वो क्या करते थे कि ग्राउंड पे लेट के मतलब ज़मीन पे लेट के उनके पैरों में लेट जाते थे. और जो पाइबोस थे वो जो सुल्तान के पैर होते थे उनको चूमते थे. तो ये दो कस्टम्स वहाँ पे आए थे बलबन के टाइम में. ठीक है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नोबल्स एंड ऑफिशियल्स. कि जो रईस थे और जो उनके राज्य में काम करने वाले थे उनके बारे में अब हमें बताना है. As we read about the Delhi Sultanate appointed nobles and officials to help in running the government. The nobles were the people who held important military and civilian posts in the government. कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत जो थी, जैसा कि बेटा हमने पढ़ा ऊपर अभी हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ के आए थे कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर नोबल्स और ऑफिशियल्स हैं वो सरकार को चलाने में मदद करते हैं. द नोबल्स वर द पीपल हु हैड इम्पोर्टेंट मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट इन द गवर्नमेंट. और जो इनको मतलब कि सरकारी पोस्ट दी गई थी मिलिट्री मतलब कि इनको जैसे कि सिविल का मतलब होता है जो सरकार के काम करने वाले लोग होते हैं. ये जो रईस लोग थे इनको जो मिलिट्री थी और जो सिविलियन पोस्ट दी गई थी सरकार के अंदर. Khan, Maliks and Amirs were the highest ranking nobles whose support was necessary for the king to stay in power. कि जो खान थे, मलिक थे और आमिर थे
वो उनको हाईएस्ट पोस्ट दी गई थी और वो ज़रूरी थे इसमें रहने के लिए, किसमें, सरकार में, ताकि वो जो राजा की पावर है उसको बनाए रखें. एट द सेम टाइम द किंग हैड टू कंट्रोल देयर पावर सो दैट दे डिड नॉट ट्राई टू डिस्प्रिट हिज रूल. और जैसे कि एट द सेम टाइम, उसी समय द किंग हैड टू कंट्रोल देयर पावर्स, कि जो राजा था वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखता था, इसीलिए वो मतलब कि डिस्प्रिट हिज रूल, वो उसके राज्य को या उसके जो नियम होते थे या जो उनका शासन था उसमें उसको वो भंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो राजा था वो उस पावर को बाद में मतलब कि वो इनमें बांटे तो रखता था लेकिन पावर को अपने कंट्रोल में भी रखता था. अमंग द ऑफिशियल्स हु टुक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, द वजीर वॉज इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द वजीरत. की जो ऑफिशियल वर्क थे, जो राज्य के राजकाज के काम थे, उनके अंदर वजीर जो था उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, पैसों का डिपार्टमेंट दिया गया था, वजीरत. ही लुक्ड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, वो जो कर आता था उसकी देखभाल करता था, मतलब कि कहाँ से कितना कर आना है, क्या आया है नहीं आया है. एलोकेशन ऑफ स्पेंडिंग, फिर उसको खर्च कहाँ पे करना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड, और फिर सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करना सभी जो लोग थे राज्य के अंदर, और जो लैंड थी उसको किसको कितनी लैंड देनी है, किसको किस तरीके से लैंड देनी है, तो ये सारे काम वजीर के होते थे. द वजीर ऑल्सो सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, और जो वजीर था वो सभी डिपार्टमेंट के कामों को सुपरवाइज करता था. सम ऑफ द अदर ऑफिशियल वर द वकील आईदार, द आमिर आई हिजाब एटसेट्रा. और जो ऑफिशियल काम करने वाले थे उनमें वकील आईदार था, आमिर आई हिजाब था. द एंटायर रॉयल हाउस होल्ड वॉज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ वकील आईदार, कि जो पूरा शाही जो राजकाज था, मतलब कि शाही जो अंदर का काम था, हाउस होल्ड वॉज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ, कि जो राज्य के अंदर का पूरा जो काम था वो वकील आईदार के काम अंडर में था. While Amir al-Hizab dealt with the petitions which had to be sent to the kings, और जो आमिर al-Hizab था वो उन दलीलों को सुनता था, उन शिकायतों को सुनता था जो राजाओं को भेजी जाती थी, या राजा तक जो भी शिकायतें भेजी जाती थी वो उनको डील करता था. These military and civil officials were assigned tracts of land called iqtas in place of salary. और ये जो मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे वो मतलब कि उनको लैंड दी जाती थी या वो लैंड के मालिक होते थे, जिसको इक्तास बोलते थे, प्लेस ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह उनको जमीन दी जाती थी. दीज ऑफिशियल्स वर नोन एज इक्तादार और मुक्तीज हु कुड कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द इक्ताज. और जिन जमीनों के ये मालिक होते थे वहाँ से ये कर लेते थे और उस कर को इक्तादार या मुक्तीज कहते थे, और जो कर देते थे उनको इक्ताज कहते थे. विद द रिवेन्यू दे वर टू मेंटेन ट्रूप्स विच वर टू बी सप्लाइड टू द किंग एट टाइम ऑफ वार. और इस धन से ये क्या करते थे, सेना की टुकड़ी बनाते थे. ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी. विच वर टू बी सप्लाइड टू द किंग एट टाइम ऑफ वार, या ट्रुप्स का मतलब यहाँ पे उस भाग से मतलब कि वो धन को इकट्ठा करना है एक जगह पे, जमा पूंजी भी कह सकते हैं हम, कि ये वो उसको इकट्ठा करते थे जो राजा को सप्लाई की जाती थी लड़ाई के टाइम पे. द सुल्तान ऑल्सो रिसीव्ड ए पार्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम द इक्ताज, और जो राजा होता था, सुल्तान होता था, वो भी इन लोगों से कर लेता था, जो इक्ताज होते थे उनसे कर लेता था. I hope students you understand the topics of this chapter very well. We read remaining chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Hello 7th class, this is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are continuing our chapter 8, that is the soil. In this video I will tell you two content of this chapter. The first one is types of soil and the second one is properties of soil. कि soil की types क्या होती हैं and उसकी properties
जो कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से दैट वो क्या होती हैं. आई विल टेल यू एंड वी विल डू शॉर्ट क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर कंटेंट. स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो बेसिक प्रोपोर्शन के बेसिस पे सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ह्यूमस, डिपेंडिंग दीज 3-4 कैरेक्टर्स हमने सॉइल को क्लासीफाई किया है. सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल. ओके, द फर्स्ट वन इज अबाउट द सैंडी सॉइल. द सॉइल विद 60% ऑफ सैंड पार्टिकल्स, वो सॉइल जिसके अंदर 60% के सैंड पार्टिकल्स होते हैं. वी कॉल इट सैंडी सॉइल. इट हैज़ लिटिल बिट अमाउंट होता है स्टूडेंट सिल्ट का एंड क्ले का. क्ले उसको जस्ट आप कह सकते हो बाइंड करने के लिए, बिकॉज बहुत रेयरली मतलब सैंडी सॉइल जो होती है वो बहुत ही उसके अंदर ज़्यादा सैंड मिलता है, सो हम इसे सैंडी सॉइल बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज द पिक टेकन फ्रॉम द डेजर्टी एरिया. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा अमाउंट होता है, मतलब गैप होती है जिसमें से एयर इजीली पास हो सकती है. एंड अगर हम उसके साइज़ के बारे में बात करें, दैट साइज डिफर फ्रॉम 0 to 0.2 to 2.0 millimicron. Okay, that is the size of the sand particle presenting in the sandy soil. The next is it is not suitable for the growth of plants. ये plants की growth के लिए suitable नहीं होती है, अच्छी quality नहीं होती है, because sandy soil होता है, sand होता है, तो वो मतलब बहुत rarely उसमें water holding capacity नहीं होती. And as you know that the plant need a lot of amount of water, तो only rarely कुछ plants होते हैं that can be grown into that sandy soil. The first one is cactus, opuntia, date palm. ये वो plants हैं student that can be grown in the desert area or in sandy soil. It is made up of large particles with large air space. Can hold only a little amount. बहुत कम पानी स्टोर करती है और लार्ज एयर स्पेस होता है, लार्ज पार्टिकल्स का साइज भी बड़ा होता है. नाउ द नेक्स्ट इज क्ले सॉयल. मोर देन 2/3 ऑफ द क्ले सॉयल इज क्ले. क्ले सॉयल में 2/3 जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले के होते हैं. एंड इट हैज़ अ हाई होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मच. द सॉयल रिटेन्स मॉइस्चर. अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें मॉइस्चर भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है. एंड वेरी स्टिकी, बहुत ही चिपचिपी टाइप्स होती है. जब गीली होती है तो ये बहुत ही चिपचिपी होती है, मतलब स्टिकी होती है, चिपक जाती है. यू कैन क्ले से आप लोग खेलते भी हैं, लाइक दैट कुछ इस टाइप की होती है, बट डिटो वही नहीं होती है. बिकॉज जो क्ले आप यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी टॉय वगैरह बनाने के लिए, तो वो सेम एज इट इज़ नहीं होती, बिकॉज उसमें कुछ कलर एडेड किए जाते हैं एंड कुछ केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी टाइम तक रुकती है. दिस इज़ योर क्ले सॉइल. ये स्टूडेंट इस टाइप की होती है, कुछ पीली मिट्टी टाइप, मतलब आप देख सकते हैं इसका कलर. एंड द सॉइल पार्टिकल्स इज लेस देन 0.2 मिलीमाइक्रोन. और इसका जो साइज होता है दैट इज़ लेस 0.2 से, मीन्स सैंडी सॉइल से बहुत ही कम. जो उसका स्टार्टिंग था दैट इज़ द उससे भी कम होता है. ओके, और कोई स्पेस नहीं होता है उसके बीच में. एयर पास आउट रेयरली हो पाती है, बिकॉज बहुत ही बारीक होते हैं इसके पार्टिकल्स. रिच होती है मिनरल्स में, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. नॉट गुड फॉर प्लांट्स, मतलब हर प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है, बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसके अंदर. सो ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वाटर की कम क्वांटिटी चाहिए होती है. जैसे स्टूडेंट वीट को अगर हम क्ले सॉइल में उगाएंगे तो जो हमारे वीट के प्लांट्स हैं वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे. सो इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स के लिए गुड नहीं होती है. बट वी ग्रो पैडी यू नो द धान जिसे हम राइस निकालते हैं, उसको हम क्ले सॉइल में ग्रो करते हैं. उसमें बिकॉज उसमें बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. लोमी सॉइल. द नेक्स्ट इज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल जो होती है स्टूडेंट दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये सॉइल मिक्सचर होती है ह्यूमस, सैंड एंड क्ले. इसमें ह्यूमस, सैंड और क्ले तीनों चीज़ें होती हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट लोम और लोमी सॉइल. हम इसे या तो लोम कह सकते हैं या फिर लोमी सॉइल कह सकते हैं. आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की मिट्टी आपने देखी होगी जो एट प्रेजेंट खेतों में मिलती है. दिस इज योर लोमी सॉइल. इट हैज़ गुड एयर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसकी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. एंड एयर भी इसमें स्पेस, मतलब पार्टिकल्स बहुत बड़े नहीं होते हैं और बहुत छोटे नहीं होते, तो इसलिए इसमें
एयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फिट फॉर कल्टिवेशन मोस्ट ऑफ द प्लांट को हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, एंड इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल क्रॉप्स, मतलब किसी भी टाइप का आप कह सकते हो फ्रूट्स वेजिटेबल को और क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए हमें ये सॉइल बेस्ट सुटेबल होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट हैज़ हाई ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत अच्छा होता है, पोरस होती है बिकॉज एयर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो पोरस होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है सो मॉइस्चर भी इसके अंदर होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यू नो किसी भी चीज़ की कोई ना कोई क्वालिटीज़, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होते हैं। लाइक दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल हैज़ मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से उसका एक यूनिक कैरेक्टर सामने आता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज स्टूडेंट क्या होता है जिस प्लेस के मतलब डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल की क्या कैपेसिटी है, उसमें किस टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, एंड उसका साइज़ क्या मीन्स उसकी क्वालिटी क्या है, वो वहाँ पर किस टाइप की सॉइल हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ द पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर। स्टूडेंट, पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर का मीन्स ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है उसकी। इज़ द ग्रेजुअल percolation is the gradual movement of water through space or pores in the soil। सॉयल में से, मिट्टी में से जो वाटर छन करके नीचे जाता है उस मूवमेंट को स्टूडेंट वी कॉल द पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर। सॉयल विद मॉडरेट पर्कोलेशन रेट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए, मॉडरेट रेट मीन्स ना बहुत हाई ना बहुत लो, लाइक सैंडी सॉयल में बिल्कुल भी नहीं होता है एंड क्ले सॉयल में बहुत हाई होता है। सो हम लोमी सॉइल को कह सकते हैं इट इज़ द बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। द सॉइल हैविंग अ लो पर्कुलेशन रेट विल ब्लॉक एयर पोर्स, उससे एयर पोर्स जिसका कम है उससे एयर पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और प्रॉपर एरिएशन उसमें से नहीं होगा, एयर पास आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो मतलब एयर ब्रीथ नहीं कर पाएंगी। तो और कुछ में होता है जिसमें बहुत जल्दी पानी छन जाता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर। तो अगर किसी में से बहुत जल्दी छन जाता है, गिर जाता है पानी, तो फिर उसमें भी दिक्कत आएगी। सो इससे क्या होता है स्टूडेंट, वी कैन से दैट कि लोमी सॉइल इज़ गुड एंड क्ले सॉइल में बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एंड सैंडी में बहुत ही कम होती है। सो द नेक्स्ट इज़ वेल स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉइस्चर। मॉइस्चर में देखिए क्या होता है, soil contains water in the form of moisture content of soil depends upon the type और उसके सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितना उसके अंदर होगा, वो मतलब क्वांटिटी सॉइल किस टाइप की सॉइल है, कहाँ से मिल रही है। सॉइल हैज़ स्पेस और पोर्स, आपको पता है कि सॉइल में स्पेस होता है, पोर्स होता है। 1/3 ऑफ द पोर्स आर फिल्ड बाई एयर, उसके जो 1/3 पोर्स होते हैं वो एयर से फिल होते हैं और 2/3 होते हैं वो वाटर से। दिस रेशियो कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अगर ये रेशियो है 1/3 एयर का 2/3 वाटर का, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉइल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए दैट इज़ द फेवरेबल कंडीशन, दैट इज़ द बेस्ट सॉइल। ओके, मॉइस्चर जो है अगर 100 ग्राम ऑफ सॉइल में प्रेजेंट है, उसको फाइंड आउट जो करते हैं उस मतलब मॉइस्चर को, अगर 100 ग्राम ऑफ सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको हम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं कि मतलब उस 100 ग्राम ऑफ सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट या परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो 100 ग्राम ऑफ सॉइल के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, बात करते हैं मीन्स जैसे कि मेजरमेंट होता है उस तरीके से। नेक्स्ट है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड करता है स्टूडेंट की सॉइल किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी, उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज कैन एब्जॉर्ब। मतलब किसी भी सॉइल, जो कोई भी सॉइल होती है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो दैट वी कॉल द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कुछ सॉइल होती हैं जो होल्ड वाटर को कर सकती हैं, तो वो वेल अच्छी होती हैं मतलब प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। कुछ नहीं करती हैं, दैट रिक्वायर वाटरिंग, उनको वाटरिंग की कॉन्टीन्यूसली नीड होती है लगातार मीन्स कुछ इंटरवल के टाइम पे, और अदरवाइज वो प्लांट्स डाई हो जाते हैं।
So student, we have completed our today's content. Let's have a look on the short questions. So student, this is the short question answer. First weathering, second is about percolation rate that you have to do in your fair notebook. The next third is explain a horizon of soil, and fourth is how is clay soil useful for plants. Now fifth is about soil profile and different layers of the soil. So student, you have to write it in your fair notebook, learn it, be careful and revise it. Have a good day. Goodbye. Take care. Good morning students, welcome to our YouTube channel. This is for class 7. Students, as you know, we completed with the theory portion of models. Now today I will start with the book exercise on the basis of the types of models. Students, as you all know, that we completed with the models of promise in the previous video. Now we are going to start with the book exercise on the basis of this. So students, as we are going to start with fill in the blanks with will or shall. प्रॉमिस के लिए will और shall यूज़ करते हैं हम, और इस बुक एक्सरसाइज को इन दोनों बेस के मॉडल्स के ऊपर ही हम कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज वी डैश गो टू मनाली फॉर आवर नेक्स्ट वेकेशन. सो वी आर गोइंग टू फिल हेयर वी will. We will go to Manali for our next vacation. Second one is father dash. Second one is he dash wait for Riya at the railway station. He will. This is third person he, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? will. I shall gift you a watch on your birthday. इसमें हमने फर्स्ट पर्सन है I, so we will use shall. Next sentence is, fourth one is father dash go to his friend's house on Sunday. तो यहाँ पे क्या जाएगा? father will. I shall. She will. According to the persons, we are going to fill with will or shall. As you see in the video, I completed this book exercise on the basis of will or shall. Students, as you all know, we completed with this models of compulsion in the previous video. Now on the basis of this, we have a book exercise. We are going to complete that. Now students, let's start basis on the models of necessity. Models of necessity के लिए अब हम start करेंगे. Now what I will write it here for necessity. I must work hard for the examination. I dash go to the airport to receive my aunt. तो यहाँ पे आ जाएगा I shall go to the airport to receive my aunt. Anjali dash go to the doctor yesterday. अब इसमें हम किसके लिए बात कर रहे हैं? yesterday यानी कि प्रीवियस डे के लिए बात कर रहे हैं. तो प्रीवियस डे के लिए क्या आ जाएगा? had. Anjali had go to the doctor yesterday. Meera dash drive all the way from Noida to Jaipur to reach here on time tomorrow. यानी कि ये हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? मीरा will. I shall complete this project by the evening. ये हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, तो we are going to use shall. Students, as you all know, we completed with the model of wish. wish model के साथ हम complete कर चुके हैं, और इसके साथ हमारे पास क्या है? may.
May completed with wish. Now we are going to start with the book exercise on the basis of modal verbs. Modal verbs के साथ हम इस book exercise को complete करेंगे. Now let's start. First sentence is we dash go for shopping tomorrow morning. This is we are going to talking about the future. So future के लिए बात कर रहे हैं हम, तो we will. I dash run for 5 kilometers at a stretch when I was your age. यानी कि past के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I could. Now students, next is for third sentence. My grandparents dash celebrate their golden jubilee marriage anniversary this year. We are talking about the for future tense, so we are going to discuss about will. My grandparents will, कि वो भी सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने की नहीं है. Fourth sentence is dash you mind lending me some money till tomorrow. So write it here. Can you mind lending me some money till tomorrow? Dash you get good marks. Can you get good marks? You dash throw the garbage in the dustbin only. You must throw the garbage in the dustbin only. Or you can write it here, should. You should. Dash you send me a sample copy for the general please. अब इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर, तो इसमें आ जाएगा could you send me a sample copy of the general please. I am working on an important project. I dash come and discuss it with you. I will come and discuss it with you. There was an emergency. We dash leave in the middle of the session. We must leave in the middle of the session. You dash delay the payment of electricity bill. You may lose the connection. You would delay the payment of the electricity bill. You may lose the connection. The batsman be given out, but I am not at all sure. The batsman could be given out, but I am not sure at all sure. Megha, you have very irregular sleep habits. You must go to bed and wake up early. You should go to bed and wake up early. So students, as you know, on the basis of different models, we completed with the book exercise. Now we complete with the chapter of models also. Now in the next video, we are going to start with the next chapter. So thank you everyone. Student, in today's GK class of class 7th, I will discuss with you chapter number 27. Chapter name is Actors We Adore. Student, in previous video I discussed with you chapter number 26. So let's start chapter number 27 is Actors We Adore. मीन जो हमारे जो शाइनिंग स्टार हैं एक्टर्स में उनके नेम गिवन है, तो यहाँ पे आपको एक्टर्स के बारे में बताएंगे. फर्स्ट वन है, आई प्लेड द रोल ऑफ जमल मलिक हु वॉन द फेमस किड शो इन द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर. तो इन्होंने जमल मलिक का जो है रोल प्ले किया था मूवी में. मूवी का नेम था स्लमडॉग मिलियनेयर.
तो आंसर इज देव पटेल. दैट इज द पिक्चर ऑफ देव पटेल. स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज I played Jack Sparrow in Pirates of Caribbean series of film and Willy Wonka in Charlie and the Chocolate Factory. So answer is that actor name is Johnny Depp. Next one, my father is the poet and lyricist जावेद अख्तर. ये बता रहे हैं कि मेरे फादर का नाम क्या था, जावेद अख्तर. I directed the film like दिल चाहता है and acting in the film Rock On. इन्होंने इस मूवी में जो है एक्टिंग की है, तो इनका नाम है फरहान अख्तर. ओके. नेक्स्ट वन इज I play the role of Jay on Sholay. People used to call me angry young man. और लोग मुझे एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं. आई होस्ट द फेमस रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति. स्टूडेंट दैट इज द फेमस पर्सनैलिटी एंड नेम इज अमिताभ बच्चन. ओके. करेंटली ये 1 or 2 वीक पहले इनको अभी कोरोना पॉजिटिव मिला था, बट नाउ दे आर वेल. ओके. तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज का इनको फादर बोला जाता है, अमिताभ बच्चन. और इन्होंने जो शोले फिल्म थी उन्होंने उसमें जय का रोल किया था. इनको एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट वन, आई प्ले भुवन इन लगान विच वाज सुपर हिट. आई होस्टेड रियलिटी टीवी शो सत्यमेव जयते. इन्होंने जो रियलिटी टीवी शो था सत्यमेव जयते उसमें भी वर्क किया है, और जो लगान मूवी है उसमें भी एक्टिंग की है. तो उसका आई एम कॉल्ड द परफेक्शनिस्ट. इसका नेम है आमिर खान, 3 इडियट्स के सुपर हीरो. ओके. एवरीवन नो 3 इडियट्स, अबाउट 3 इडियट्स मूवी. तो दैट एक्टर नेम इज आमिर खान. नेक्स्ट वन इज माई फादर इज द लेट सुनील दत्त, ए फेमस एक्टर. स्टूडेंट जो ये एक्टर है इनके फादर भी एक्टर थे. आई प्ले द लीड रोल इन मुन्ना भाई MBBS. जो मूवी है मुन्ना भाई MBBS उसमें इन्होंने एक लीड मीन्स मेन जो एक्टर था उनका रोल अदा किया था. संजय दत्त इनका नेम है. ओके. नेक्स्ट वन इज आई प्ले द लीडिंग रोल इन द सुपर हिट स्पाइडरमैन. स्टूडेंट इन एक्टर ने जो सुपर हिट स्पाइडरमैन था उसमें अपना लीडिंग रोल प्ले किया था. आंसर इज तोबे मार्ग्यू. नेक्स्ट वन इज आई प्ले द रोल ऑफ रोज इन मैसिव हिट टाइटैनिक. जो टाइटैनिक मूवी थी उसमें इन्होंने अपना जो रोल अदा किया था, इनका नेम है केट विंसलेट. ओके. तो स्टूडेंट दीज आर सम फेमस पर्सनैलिटीज of our Bollywood industries. of means film industries है उसमें कुछ famous actors है, that are the picture of these personalities. Okay. So student you have to learn about that. Morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. So student, for class 7th, we were usually in the previous videos, we were doing the revision part. So now we have already almost completed our revision part up to chapter 7. Now today for 7th class, we are going to start a new chapter, chapter number 8. So student, let us start. So student, now the chapter number 8 is affection of snake. यानी कि स्नेक का जो लगाव है उसके बारे में ये स्टोरी है. सो देखिए, द नरेटर्स ग्रैंडफादर लाइक टू कीप अनयूजुअल पेट्स. यानी कि अनकॉमन जो है पेट्स को रखना, ये जो होते थे, तो उनका जो है नरेटर जो लेखक है उसके ग्रैंडफादर को शौक था. वंस ही रिटर्न होम विद ए बेबी पैथन हैंगिंग अराउंड हिज नेक. और एक दिन जो है वो आपस में जो
पाइथन जो सांप है उसका बच्चे को लेकर के हाथ में लटका के हैंगिंग करते हुए घर की ओर आ रहे थे। What happened then? उसके बाद क्या हुआ? Read the funny story and learn about the problems it had created in the home. अब उसके बाद क्या होता है, ये एक फनी स्टोरी है, इसको पढ़िए और देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है क्रिएटेड होती है उस बेबी पैंथर की वजह से घर में। तो ये एक स्टोरी का आउटलुक है जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स। दादाजी जो है जानवरों को बहुत प्यार करते थे, उनका लगाव था उनसे। He could never resist buying unusual pet। और वो जो है कोई भी ऐसे अनयूजुअल, यानी कि मोस्टली जैसे होता है डॉग है, आपका काऊ है, आपके पैरेट्स हैं, तो ऐसे बहुत से पेट्स हैं जिसको हम रखते हैं, लेकिन उनके जो है अनयूजुअल यानी कि बिल्कुल अनकॉमन, उन चीज़ों को रखने का उनको बड़ा शौक था। तो ये चीज़ वो कभी कभार अपने साथ ले आते थे। तो अब देखिए, देयर वर मैनी पेट एनिमल्स, बहुत से ऐसे पेट एनिमल्स है इन द हाउस, घर के अंदर। वन डे, एक दिन, he paid for 4 rupees to a snake charmer in the bazaar for the young 4-feet panther that was on display to a crowd of eager boy and girls। यानी कि एक दिन दादाजी ने क्या किया कि 4 रुपए देकर स्नेक चैम्बर, यानी कि जो सांप अपने साथ रखता है उसको दिखा करके, सांप का खेल दिखा करके जो चीज़ें अपने पैसे कमाता है, तो उससे उसने क्या किया कि वो एक दिन बाजार में उसको मिल गया दादाजी को, तो उससे जो है 4 रुपीज़ दे करके एक 4 फुट का जो है पैंथर उन्होंने खरीद लिया, जो कि वो दिखा रहा था बच्चों को, भीड़ में लड़के और लड़कियों को दिखा रहा था। ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड, और ग्रैंडफादर जो है उससे प्रभावित हुए। द गैदरिंग बॉय सेलिंग द पैंथर ओवर हिज शोल्डर्स एंड वॉकिंग होम विद इट। और उन्होंने क्या किया कि वहां से गैदरिंग, ये सब जो आपस में यहाँ गैदर जुड़े हुए थे, उनसे जो है उन्होंने क्या किया, उसको लेकर के और अपने कंधों पर उस पैंथर को लटका करके घर की तरफ आने लगे। द फर्स्ट टू सी देम वॉज टीनू, और जिसने सबसे पहले देखा वो कौन था? टीनू था। स्विंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जो कि जैक फ्रूट ट्री के जो है टहनी पर झूल रहा था। वन लुक एट द पाइथन, उसने अपनी एक नजर उस पैथन पर डाली। एंशंट एनिमी ऑफ हिज रेस एंड ही फ्लेड इनटू द हाउस, और उसने जो है एक दौड़ लगाकर, जैसे कोई दुश्मनों से पीछा बचने के लिए भागता है, इस तरह से दौड़ लगाकर वो घर के अंदर गया। स्क्वीनिंग विथ फ्राइट, और घबराता हुआ जो है डर के मारे। द नॉइस ब्रॉट ग्रैंडमदर ऑन द वरांडा, और वरांडे में जो है ये उसकी आवाज सुनकर दादी जो है वहां पे पहुंची। शी नियरली फेंट एट द साइट ऑफ द पैथन क्रोल राउंड ग्रैंडफादर्स थ्रॉट, और जब गले में वो उसने पैथन को जो है चारों तरफ अपने दादाजी के गले में पैथन को लिपटे हुए देखा, तो वो बेहोश होते होते बची। आई विल स्ट्रेटली यू टू डेथ, शी क्राइड, गेट रिड ऑफ इट एट वंस। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, उसने वह चिल्लाई, अब तुम इसे यहां से निकालो। गेट रिड ऑफ इट एट वंस, इससे बचो। नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर, बेवकूफ हो क्या? ग्रैंडफादर ने कहा। ही इज ओनली अ यंगर फेलो, ये तो बिल्कुल बच्चा है।
he will soon get used to us, और ये जो है हमारे काम आएगा। He might indeed said, और उन्होंने कहा ग्रैंडमदर को, but I have no intention of getting used to him, लेकिन मैं जो है इसके बारे में नहीं चाहती कि इसका कोई यूज हमारे घर पे हो। एंड सो स्टूडेंट, आज ये मैंने आपको इसके अफेक्शन ऑफ स्नेक्स के बारे में बताया। तो ये जो आज की ये वीडियो आपकी यहीं तक, और आपको करना क्या है, इसमें से आप जो है ये क्या नाम है, यहाँ देखिए स्नेक्स का यहाँ पिक्चर, सी हाउ ही इज जस्ट गेटिंग इनसाइड, और सब कैसे शॉक्ड हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें से आपको वर्ड मीनिंग नोट करना है डिक्शनरी की हेल्प से, और एक बार गो थ्रू कीजिएगा, और साथ ही साथ इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जस्ट like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on bell icon. Thank you, take care and bye.